नमस्कार, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, व्हाट वर द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया बिफोर 1905। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रशिया में 1905 से पहले सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी थी। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल कंडीशन कैसी थी। सोशल कंडीशन अगर हम देखें तो वहाँ पर करीब 85% जो पब्लिक थी वो किस में लगी थी, 85% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में लगी थी। अगर हम देखें तो यूरोपियन अदर कंट्रीज़ जैसे कि फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गई, वहाँ पर अगर देखें या अदर कंट्रीज़ को भी देखें कि इतने ज़्यादा लोग हमें एग्रीकल्चर में लगे हुए नहीं दिखते। अगर हम देखें तो फ्रांस और जर्मनी में यही परसेंटेज कितना होगा, 40 to 50%। और अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं रशिया में करीब 85% लोग जो थे वो किस में लगे थे, एग्रीकल्चर में लगे थे, वो खेती बाड़ी ही किया करते थे। अब अगर हम देखें, काफ़ी लोग थे जो गांव से जुड़े थे, काम कर रहे, बट गांव से जुड़े काफ़ी लोग जो थे वो जाके शहर में पूरी तरह से बस चुके थे। लेकिन यहाँ पर जब खेती में इतने ज़्यादा लोग लगे हैं तो प्रोडक्शन भी जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा। तो प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, इस वजह से ये अपना तो यूज़ करते ही थे, जो भी अनाज हो रहा है। उसके अलावा वो क्या करते थे, एक्सपोर्टर थे बहुत बड़े, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा काफ़ी लोग लगे हुए हैं खेती में, जिसकी वजह से क्या है, खेती ज़्यादा हो रही है और इसकी वजह से ये अच्छा खासा अमाउंट में ये क्या करते थे, एक्सपोर्ट भी करते थे। इनमें कुछ जो थे वो स्किल्ड वर्कर थे, कुछ नॉन स्किल्ड वर्कर थे। तो ये क्या था, इसमें इस तरह से वो वर्कर्स जो थे थोड़ा डिवाइड थे इस तरीके से, कुछ स्किल्ड थे, कुछ नॉन स्किल्ड थे। उसके अलावा उनमें अंतर था, स्किल्ड थे, नॉन स्किल्ड थे, इस तरह से ये डिवाइड थे। इस डिवीज़न के बावजूद अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती थी, किसी भी वर्कर को कोई प्रॉब्लम हो रही है कि उनके किसी मालिक से किसी को प्रॉब्लम है, तो वो क्या करते थे, एक साथ वो स्ट्राइक पे भी आ जाया करते थे। तो ये हमने देख लिया सोशल कंडीशन किसकी, रशिया की सोशल कंडीशन हमने देख ली। अब हम आते हैं किस पे, इकोनॉमिक कंडीशन पे आते हैं। तो इकोनॉमिक कंडीशन अगर हम देखें तो एक तो एग्रीकल्चर से जो चीज़ हो रही वो क्या कर रहे हैं, उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा वहाँ पर अगर हम देखें तो फैक्ट्रीज जो थी, इंडस्ट्रीज़ जो थी वो बहुत ही कम थी। इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक थे, अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल्स जो थे वो अब इंडस्ट्रीज़ को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझा करते थे। जो वर्कर्स थे उनके वो काम करते थे, लेकिन उसके लिए एक गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को रखा गया था कि जो बड़े इंडस्ट्रियल्स हैं उन पे नज़र रखें कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब ये कि जो मिनिमम उनको अमाउंट मिलना चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए, वो मिल रही है कि नहीं, काम के घंटे जो निश्चित हैं उस तरीके से काम हो रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर काम होता था। हमने देखा कि जब 1890s वहाँ से हम देखते हैं कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो तेज़ी से बढ़ती हैं। जब रशिया में रेलवे का काम शुरू होता है, रेलवे नेटवर्क जब एक्सपेंड होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो तेज़ी से बढ़ती हैं। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से स्टील एंड कोल का प्रोडक्शन जो होता है वो भी ज़्यादा होता है। कोल में देखें तो दुगनी वृद्धि होती है और स्टील में देखें अगर हम तो वो कितनी होती है, वो 4 गुना हो जाती है, ठीक है। तो कोल प्रोडक्शन जो होता है वो डबल हो जाता है। आयरन एंड स्टील में अगर हम देखें तो वो 4 गुना तक हो जाता है। तो ये हमने देख लिया, क्या वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन देख लिया कि वहाँ पर कुछ तो वहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता था अनाज। उसके अलावा फैक्ट्रीज ज़्यादा नहीं थी, बट 1890s के बाद जब रेलवे एक्सपेंड होता है, रेलवे नेटवर्क एक्सपेंड होता है, तो वहाँ पर फैक्ट्रीज जो होती हैं वो तेज़ी से बढ़ती हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है।
प्रोडक्शन जो होता है वो तेजी से बढ़ता है, वो दिखा। फिर पॉलिटिकल कंडीशन अगर देखें तो उसमें शासक वहां पे कौन था, जार था। तो जार जो था वो क्या था, पूरी तरह से ऑटोक्रेसी थी, वहां पर निरंकुश था, वो पार्लियामेंट के नियमों को नहीं मानता था, जिसकी वजह से जो लिबरल्स थे उन्होंने निश्चित किया, उन्होंने योजना बनाई कि इसे हटाया जाए। ठीक है, उसके लिए उन्होंने कैंपेन चलाया, जार के शासन को अंत करने के लिए उन्होंने कैंपेन चलाया। तो इस तरह हमने देखा कि वहां पर सोशल कंडीशन क्या थी, वहां पर इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी और पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी। पॉलिटिकल कंडीशन ऑटोक्रेसी थी, जार का शासन जो था निरंकुश शासन उस समय पे था। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, इन व्हाट वेज वाज द वर्किंग पॉपुलेशन इन रशिया डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज इन यूरोप बिफोर 1970s। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बिफोर 1970s जो रशिया की वर्किंग पॉपुलेशन थी वो किन वेज में अदर यूरोपियन कंट्रीज से डिफरेंट थी। तो अगर हम देखें, आपको याद होगा फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि रशिया की जो पॉपुलेशन थी, वर्किंग पॉपुलेशन, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी किस में लगी थी, एग्रीकल्चर में लगी थी। ठीक है, तो करीब 85% वर्किंग पॉपुलेशन जो थी वो कहाँ थी, वो वहाँ पे एग्रीकल्चर में ही लगी हुई थी, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग लगे हैं तो वहाँ पर जो एग्रीकल्चर से जो उपज उन्हें मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से वो खुद तो यूज़ करते थे, उसके अलावा अच्छे खासे वो एक्सपोर्टर भी इसके थे। अब वो उन अनाजों को, इन उपज को वो क्या करते थे, एक्सपोर्ट भी किया करते थे। ठीक है, अब अगर हम देखें अदर कंट्रीज़ में, जैसे कि जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, वहाँ पर यही परसेंटेज हमें 40 to 50% देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर रशिया में कितना है, रशिया में आपको दिखेगा 85%। ठीक है, अबाउट 85%। और यही प्रोपोर्शन अगर हम देखें बिटवीन 40 to 50% कहाँ पर, जर्मनी, फ्रांस, अगर इन जगहों पे हम देखते हैं तो, मतलब अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में देखते हैं, लोग जो थे वो अपनी स्किल के तौर पर, वर्कर्स जो थे वो स्किल के तौर पर डिवाइडेड भी थे। वर्कर्स वर डिवाइडेड, सोशल ग्रुप, वो सोशल डिफरेंट सोशल ग्रुप में भी डिवाइड थे, अपनी स्किल के आधार पर, अपने जो कंडीशंस थी उनके आधार पर वो क्या थे, वो डिवाइडेड भी थे। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि अगर कि जो रशिया की पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन थी, वो किस तरह से अदर यूरोपियन कंट्रीज से डिफरेंट थी। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, व्हाई डिड द ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स इन 1970s। 1970s में ज़ार के शासन का अंत क्यों हो गया। तो अगर हम देखें तो इसके पीछे बहुत सारी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से ज़ार के शासन का अंत हो गया। सबसे पहली चीज़ कि ज़ार जो था, ज़ार के शासन में ऑटोक्रेसी थी, निरंकुश था, अपनी मनमानी करता था। ठीक है, ज़ार ने क्या किया, अगर हम देखें तो ड्यूमा की बर्खास्तगी, इसका अगर बहुत सारे रीजंस हैं उनमें एक मेन रीज़न क्या है, ड्यूमा की बर्खास्तगी। ड्यूमा क्या था, ड्यूमा कुछ मेंबर्स की एक सभा थी कि कोई भी नियम जो है वो बनाए जाएंगे जिसमें कि ड्यूमा की सहमति जो है वो ज़रूरी होगी। ज़ार ने क्या किया, पहली ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया 75 डेज में। ठीक, दूसरी ड्यूमा उसने 3 मंथ के अंदर, 75 डेज, दूसरी ड्यूमा उसने 3 मंथ के अंदर ही बर्खास्त कर दी। और तीसरी ड्यूमा में उसने क्या किया, कंजर्वेटिव लोगों को रख दिया। पहले क्या था कि उसमें लिबरल्स भी रहेंगे, कंजर्वेटिव जो रूढ़िवादी हैं वो भी रहेंगे, क्रांतिवादी भी रहेंगे, लेकिन थर्ड ड्यूमा में उसने क्या किया, सारे कंजर्वेटिव लोगों को भर लिया, जिसकी वजह से लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा आ गया। तो ड्यूमा का जल्दी जल्दी भंग होना और कंजर्वेटिव लोगों को भर लेना, तो ये लोगों की नाराजगी का कारण बना। लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट, ज़ार ने क्या किया, जल्दी जल्दी ड्यूमा को भंग किया। उसके अलावा जो ड्यूमा बनी उसमें भी वो क्या करता था, किसी भी रूल को अगर बनाना है किसी भी चीज़ के लिए, वो ड्यूमा की सहमति नहीं लेता था, जिसकी वजह से लोगों के अंदर नाराज़गी हुई, पब्लिक का सपोर्ट उसके लिए कम हो गया। और बहुत सारे रीज़न है जो हम आगे देखेंगे जिसकी वजह से पब्लिक का सपोर्ट उसके लिए कम हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ार की जो वाइफ थी ज़ारीना, वो कहाँ से थी, वो जर्मनी से थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट होता है, जिसमें कि वन साइड पे होते हैं रशिया, ब्रिटेन एंड फ्रांस, ये होते हैं। अदर साइड पे, अपोजिट साइड में हम देखते हैं तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, ये थे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, हम देख रहे हैं कि वन साइड पे रशिया है, अपोजिट साइड में जर्मनी दिख रहा है। अब जर्मनी से
क्या थी, जार की जो वाइफ थी वो जर्मनी से थी, वहाँ से उसके एडवाइजर्स आए हुए थे। तो लोगों को ये तो लगेगा ही कि जो जार है, जार क्या हो सकता है अपने जो इन लॉज हैं उनका सपोर्ट करे या फिर उसकी वाइफ सपोर्ट करे, और उसके अलावा जो वहाँ से आए हुए उसके एडवाइजर्स हैं वो कुछ भी एडवाइस कर सकते हैं, कि हो सकता है कि वो जो एडवाइस हो कि जार को लगे हाँ हमारे लिए, बट वो एडवाइस काम कर रही हो जर्मनी के लिए। तो इस वजह से लोगों के अंदर गुस्सा था, और लोग जो थे जार की जो वाइफ थी उसके जो एडवाइजर्स थे उनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे। तो इन सब चीज़ों से भी नाराज़गी जो थी वो बढ़ती गई। डिफीट ऑफ द आर्मी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आर्मी जो थी वो हारने लगी, पीछे हटने लगी। और आर्मी का हारना जो था वो इसका रीज़न था। फिर बैड इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज़, युद्ध था, युद्ध लंबा खिंच रहा था, इंडस्ट्रीज पे बैड इम्पैक्ट पड़ने लगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज अगर हम देखें तो हमने पहले के भी क्वेश्चन में देखा कि रशिया में इंडस्ट्रीज जो थी वो बहुत ही कम थी। जो भी इंडस्ट्रीज थी वो कम थी, और उनके लिए जो सप्लाई होती थी अदर कंट्रीज से वो भी बंद हो गई, क्योंकि उस पर कब्जा कर लिया था, उन रास्तों पे कब्जा हो गया था, किसका, जर्मनी का कब्जा हो गया था। तो जो इन्हें सप्लाई मिलती थी अदर कंट्रीज से वो भी बंद हो गई, तो इंडस्ट्रीज पे बैड इम्पैक्ट पड़ा। फिर लेबर शॉर्टेज जो थी वो कम हो गई। लोग जो थे वो इंडस्ट्रीज जो थी वो ख़त्म होने लगी। तो वो हम देखते हैं। उसके अलावा युद्ध में बहुत सारे लोग जो थे वो मारे गए, तो जिसकी वजह से वर्कर्स जो थे वो उनकी संख्या जो थी वो कम हो गई। फिर आगे हम देखते हैं फूड शॉर्टेज हो गई। क्यों? क्योंकि जब युद्ध चल रहा है तो जो सैनिक थे उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो अनाज था वो वहाँ जाने लगा, और यहाँ का जो मेन चीज़ें थी, आटा था, फ्लोर था, व्हीट फ्लोर था, ब्रेड था, इन सब चीज़ों की कमी होने लगी। तो फूड शॉर्टेज की वजह से कई बार जो दुकानें थी वहाँ पर अक्सर झगड़े हो जाया करते थे। रेजिमेंट ऑफ रेबलियन, यहाँ आर्मी जब थी, आर्मी क्या थी, जार की जो आर्मी थी, रशिया की आर्मी, जब वो हारने लगी वो लोग पीछे जाने लगे। पीछे जाते जाते उन्होंने क्या किया, जो भी फसलें थी उन्हें नुकसान पहुंचाते चले गए, फसलों को मतलब तोड़ते उड़ते चले गए, जो बिल्डिंग्स थी उन्हें तोड़ते हुए चले गए, जिससे कि जो अदर कंट्री के लोग हैं जो भी उनके अपोजिट में है वो लोग वहां पर आकर छिप ना सकें। तो इस वजह से क्या हुआ कि आर्मी उनकी हार रही है और उसने इतना सब कुछ नुकसान भी कर दिया, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज हम देख रहे हैं कि फूड शॉर्टेज हो रही थी, क्योंकि जो अनाज था वो तो आर्मी के लिए जा ही रहा है, उसके अलावा इनकी सेना ने ही बहुत सारी चीज़ें जो थी वो नुकसान कर दी थी। फिर रेजिमेंट ऑफ रेबलियन, जो रेजिमेंट थी उनका विद्रोह, क्योंकि जब लोगों का विद्रोह जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो जो सेना थी उसे विद्रोह बढ़ने पर क्या हुआ, सेना को बोला गया, जो घुड़सवार उनके थे तो उन्हें बोला गया कि जो लोग विद्रोह कर रहे हैं, रेबेलियन जो हैं, उन पे गोली चलाई जाए। बट जो रेजिमेंट थी उसने ही क्या किया, विद्रोह कर दिया, उसने उन लोगों पर गोली चलाने से मना कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सारी सिचुएशन इस तरीके से बन रही है। सबसे पहले ड्यूमा का भंग होना, जार किसी का सपोर्ट नहीं ले रहा है, उसकी वाइफ जो है वो जर्मन से है, तो लोगों को क्या लग रहा है कि हो सकता है कि उधर जार सपोर्ट ना कर दे या फिर उसके एडवाइजर जो हैं वो नुकसान ना कर दें। फिर आर्मी जो है हार रही है, हारते हुए पीछे हट रही है, पीछे हटते वो अपनी ही चीज़ों को नुकसान कर रही है, जिसकी वजह से उनके ही बहुत सारे लोग जो थे वो बेघर हो गए, शरणार्थी हो गए। फिर इंडस्ट्रीज पे भी बुरा असर पड़ रहा है ना। इस तरह क्या हो रहा है, सारी चीज़ें एक के बाद एक जो है वो हमारे सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से लगेगा कि हाँ जार को हटाना ही चाहिए। तो लेबर शॉर्टेज हो गई, फूड शॉर्टेज हो गई, रेजिमेंट ऑफ रेबलियन हो गया। तो जब रेजिमेंट ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। फिर ये रेजिमेंट थी, स्ट्राइकर, बहुत सारे वर्कर्स जो थे, यहाँ पर जो हमने लेबर शॉर्टेज देखा, बहुत सारे वर्कर्स जो थे उन्होंने उस टाइम में हड़ताल भी कर दी, उन्होंने स्ट्राइक कर दी कि कुछ लोगों को वहाँ से हटा दिया गया, किसी इंडस्ट्री से लोगों को हटा दिया गया, जिसकी वजह से लोगों ने स्ट्राइक की, लोगों ने डिमांड की कि उनके जो काम के घंटे हैं उन्हें घटाया जाए और उनकी सैलरी जो है वो बढ़ाई जाए। इसी दौरान में हुआ क्या कि जो ये टाइम चल रहा था, इसी टाइम में हुआ क्या कि महंगाई जो थी वो काफ़ी बढ़ती गई, महंगाई बढ़ती गई, लोगों की जो इनकम थी उस पर 24% तक की कमी आ गई। तो महंगाई बढ़ रही है वो तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ, सैलरी बढ़नी चाहिए, मगर यहाँ पर क्या है, सैलरी घटने लगी। तो इस वजह से भी लोगों में बहुत ज़्यादा रोष आ गया, लोगों ने स्ट्राइक कर दी लेबर्स ने, तो लेबर्स की वहाँ पर कमी होने लगी। ठीक है, अब क्या हुआ, जब रेजिमेंट थी, रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया, उसके बाद रेजिमेंट और जो स्ट्राइक वर्कर्स थे वो सभी जहाँ पर ड्यूमा की
बैठक होती थी वहां पर इकट्ठा हुए, वहां पर उन सभी की बातचीत हुई। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, उनकी सभा हुई। नेक्स्ट डे क्या हुआ, जो डेलीगेशन थे, प्रतिनिधिमंडल, एक डेलीगेशन जो था वो जार के पास गया, उसने जार से गद्दी पर से हटने को बोला, और ये सारे सिचुएशंस जो थी उनको देखते हुए फिर जार जो था गद्दी से हट गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि जार के शासन का अंत किस तरह हुआ। ये सारी सिचुएशंस थी जिनकी वजह से फिर डेलीगेशन मीटिंग हुई जार के साथ, और जार को हटने से कहा गया, और जार जो था फिर उसके बाद गद्दी पे से वो हट गया। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, मेक टू लिस्ट, 1 with the main events and effects of the February Revolution and the other with the main events and effects of the October Revolution. Write a paragraph on who was involved in each, who were the leaders, and what was the impact of each on Soviet history. ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, अक्टूबर और फरवरी और अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में लिखना है, उन इवेंट्स के बारे में और इफेक्ट्स के बारे में कि क्या हुआ था और उसके बाद क्या इफेक्ट उसका पड़ा, दोनों के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फरवरी के बारे में लिखेंगे। ठीक है, फरवरी रेवोल्यूशन के बारे में पहले लिखेंगे कि क्या हुआ था, उसके बाद हम लोग उसका जो इफेक्ट आया वो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पे मैं बात करूंगी, आप लोग उसको सही तरीके से लिख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इवेंट्स ऑफ द फरवरी रेवोल्यूशन, इसके बारे में। ठीक है, इन 1917 फेब फूड शॉर्टेज, स्टार्टिंग कहाँ से होती है कि ठंडियों का टाइम था 1917 फेब का। ठीक है, उस समय में क्या हुआ, ठंडियों का टाइम था, फूड शॉर्टेज हो गई। कहाँ पर, पेट्रोग्राड जो कि कैपिटल थी वहां पर, और जो लोग बसे थे वहां पर, लोग जिस तरीके से बसे थे, रहते थे, तो राइट साइड में कौन रहता था, कोस्टल एरियाज के राइट साइड में रहते थे जो लेबर्स थे और फैक्ट्रीज थी, ये सारे राइट साइड में थे। फैक्ट्रीज और लेबर्स के रहने की जो जगह थी वो राइट साइड में थी, और अदर साइड में बड़ी बिल्डिंग्स जो थी वो थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, ड्यूमा की जो बैठकें होती थी वो थी, पुलिस क्वार्टर्स जो थे वो वहां पर थे। तो लेफ्ट साइड में मतलब सारे अच्छी चीजें, अच्छे और बड़े लोग जो थे वो रहते थे, उनके सेंटर्स थे, और लेफ्ट साइड में फैक्ट्रीज और जो फैक्ट्री वर्कर्स थे वो थे। तो कमी कहाँ पर हुई, कमी जो राइट साइड वाले लोग थे, यानी कि वर्कर्स और फैक्ट्री वर्कर्स वगैरह जो थे, उस साइड पर फूड शॉर्टेज हुई। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि मान लीजिए ये दो साइड है, दो साइड में लोग बसे हैं। अब ये मान लीजिए ये हमारा, हम राइट मान ले रहे हैं, तो राइट साइड पे फैक्ट्री वर्कर्स जो थे वो थे और फैक्ट्रीज थी। ठीक है, फैक्ट्री वर्कर्स के क्वार्टर और फैक्ट्रीज थी। अदर साइड पे पुलिस सेंटर, महल, और उसके अलावा गवर्नमेंट बिल्डिंग और ड्यूमा की जहां पर बैठक होती थी वो सारे सेंटर्स इस साइड पे थे, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, लेफ्ट साइड पे ये लोग थे, राइट साइड पे वर्कर्स और फैक्ट्रीज थी। ठीक है, सॉरी ये लेफ्ट पे। तो इस तरीके से लोग बसे हुए थे। अब क्या हुआ कि इधर की तरफ फरवरी में क्या हुआ, फूड शॉर्टेज हो गई, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी, बर्फबारी वगैरह हो रही थी, यहाँ पर फूड शॉर्टेज हो गई। लोगों के अंदर गुस्सा आया कि उधर के लोग तो रह रहे हैं बट इधर जो है जो वर्कर्स वगैरह हैं उन्हें दिक्कत हो रही है। तो क्या हुआ कि इन्होंने इसी के लिए स्ट्राइक कर दी। ठीक है, सबसे पहले एक फैक्ट्री के वर्कर्स ने स्ट्राइक की, उन्होंने लॉकआउट कर दिया। एक फैक्ट्री के वर्कर्स ने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया लॉकआउट। उन्हें देखकर बाकी 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स ने क्या कर दिया, लॉकआउट कर दिया। स्ट्राइक बाय 50 फैक्ट्रीज लेबर। तो उन्होंने क्या किया, 50 फैक्ट्रीज के जो लेबर्स थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी। सबसे पहले एक फैक्ट्री के वर्कर्स ने क्या किया कि उन्होंने लॉकआउट कर दिया। अदर 50 फैक्ट्रीज के जो लेबर्स थे उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक कर दी। अब इतनी बड़ी संख्या में जब लोगों की स्ट्राइक हो गई, मतलब इन्होंने स्ट्राइक कर दी, तो फिर क्या होगा, लोगों को समझ में आएगा ही कि विरोध जो है वो बहुत तगड़ा है, बहुत ज्यादा लोग इसमें शामिल हो गए, बहुत सारी लेडीज भी इसमें शामिल हो गई। ये विरोध जो था वो काफी बढ़ने लगा, जिससे जो गवर्नमेंट थी, मतलब कि जार ने क्या किया, आदेश दे दिया कर्फ्यू का। कर्फ्यू लग गया। अब कर्फ्यू आपको समझ में आ रहा होगा, कर्फ्यू लग गया तो क्या हुआ, भीड़ को हटा दिया जाएगा। भीड़ इधर उधर बिखर गई।
लेकिन 24-25 फरवरी यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। 24-25 फरवरी तक क्या हुआ कि भी वो लोग फिर से धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे और गवर्नमेंट की तरफ से आदेश दिया गया, जो कैवेलरी मैन उनके थे उन्हें आदेश दिया कि इन पर नजर रखी जाए। ठीक, अभी तक क्या हो रहा था कि स्ट्राइक हुई है, लेकिन इस टाइम तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इनके साथ नहीं आई। इसके बाद क्या होता है, 25 फरवरी को ड्यूमा को भंग कर दिया जाता है। ड्यूमा जिसके बारे में हमने पहले बात की है, 25 फरवरी को ड्यूमा को भंग कर दिया गया। ठीक, अब क्या है, यहाँ देखिए पॉइंट बाय पॉइंट चीजें चल रही हैं। पहले क्या हुआ कि लॉकआउट हुआ, लोग नाराज हुए, फूड शॉर्टेज हुई, लॉकआउट हुआ, लॉकआउट के बाद उन्होंने स्ट्राइक कर दी फैक्ट्री वर्कर्स ने। फिर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कहा गया, कर्फ्यू लगा दिया गया और आगे फिर क्या होता है, ड्यूमा को भंग कर दिया गया। अब जब ड्यूमा को डिसमिस कर दिया गया, ड्यूमा के डिसमिस होने से जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनमें नाराजगी आई। फिर आगे क्या किया गया कि ये जो विरोध था वर्कर्स का, तो वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, जिसे कंट्रोल करने के लिए जार ने आदेश दिया किसे, जो उनके कैवेलरी मैन थे, कैवेलरी मैन्स को आदेश दिया उन पर गोली चलाने के लिए, और उन्होंने मना कर दिया गोली चलाने से, और बल्कि अपने ही किसी अफसर पर उन्होंने गोली चला दी। किसी एक रेजिमेंट के किसी सिपाही ने क्या किया कि गोली चला दी अपने ही अफसर के ऊपर। इससे भीड़ क्या हुआ और बिखर गई। और इसके बाद बाकी 3 रेजिमेंट, एक रेजिमेंट का कोई सैनिक था जिसने अफसर के ऊपर गोली चलाई, क्योंकि उन सभी को क्या लग रहा था, कहीं ना कहीं से ये लग रहा था ना कि ये चीजें गलत हो रही हैं, तो वो उन्हीं वर्कर का साथ देना चाह रहे थे। तो बाकी 3 रेजिमेंट के लोग भी क्या थे, वर्कर्स के साथ आ गए, और ये 3 रेजिमेंट के लोग और पहली रेजिमेंट जो थी वो, और प्लस ये जो स्ट्राइक वाले वर्कर्स थे, ये सभी इकट्ठा होके इन्होंने एक बैठक की। कहां पर, जहां पर ड्यूमा की मीटिंग हुआ करती थी, वहां पर उन्होंने बैठक की। और यहां तक हम लोग बात कर लिए, सस्पेंड हो गया। फिर उसके बाद स्लोगन्स वगैरह लेके लोग विरोध कर रहे थे, और उसके बाद क्या हुआ, वहां पर उन्होंने बैठक की। ड्यूमा जहां की बैठक जहां हुआ करती थी, वहां पर जो वर्कर्स थे और फैक्ट्री वर्कर्स थे और रेजिमेंट के जो सैनिक थे, उन लोगों ने मिलकर क्या किया, सोवियत का गठन किया। ठीक है, वहां पर सोवियत का उन्होंने गठन किया। उसके बाद 2 मार्च को सोवियत इनकी शक्ति जो थी, इनकी पावर जो थी वो बढ़ने लगी। तो इसके बाद क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव जो मंडल था वो जार के पास गया, और आर्मी कमांडर जो थे वो जार के पास गए। उन्होंने जार से गद्दी छोड़ने के लिए कहा। ठीक है, तो 2 मार्च को जार ने क्या किया, गद्दी छोड़ दी। इस तरह क्या है, 1 बाय 1 चीजें चल रही हैं। ठीक है, विरोध हुआ, लोग आए, स्लोगन लेके और विरोध किए, रेजिमेंट के लोग उनके साथ जुड़ गए। फिर आगे रिप्रेजेंटेटिव डेलीगेशन जो था वो जार के पास गया, उसने गद्दी छोड़ने का, जार ने वहां से गद्दी छोड़ दी, मतलब उसने सत्ता अपनी छोड़ दी। उसके बाद क्या हुआ, प्रोविजनल गवर्नमेंट का गठन हुआ, इंटरिम गवर्नमेंट का गठन हुआ, जिसमें जो यहाँ सोवियत का गठन किया गया था। यहाँ पर सोवियत बनी थी, सोवियत बनी थी पेट्रोग्राड में। किसके द्वारा, जो सैनिक थे, रेजिमेंट के सैनिक थे वो, और प्लस वर्कर्स, उनके द्वारा सोवियत का गठन हुआ था। तो ये सोवियत और प्लस ड्यूमा के कुछ लीडर्स, इन्होंने मिलकर इंटरिम गवर्नमेंट का इन्होंने गठन किया। ठीक है, वहां पर मतलब गवर्नमेंट बनाई गई। अब डिक्लेयर हो गया कि यहां से मोनार्की खत्म हो गई। अब आगे जो भी फैसले लिए जाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा लिए जाएंगे। तो इस तरह देखा कि इस तरह चीजें 1 बाय 1 चलती गई, और यहां से जार को हटा दिया गया, मोनार्की जो थी वो खत्म हुई, और यहां से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा आगे के फैसले जो है वो लिए जाने की घोषणा हुई। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट हम क्वेश्चन का पार्ट। पहले हमने क्या देखा, पहले हमने देखा इवेंट्स ऑफ द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हमने देखा। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। ठीक है, जो इवेंट्स हुए, किन वजह से क्या चीजें हुई, वो हमने देखा। अब हम देखेंगे कि उसका इफेक्ट क्या हुआ। ठीक है, इफेक्ट में देखेंगे सबसे पहले, आफ्टर फेब्रुअरी द बैन ऑन होल्डिंग पब्लिक मीटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन वाज लिफ्टेड। पहले क्या था, लोगों का ऑर्गेनाइजेशन बनाना, इकट्ठा होकर बातें करना, ये सारा बैन था जार के टाइम में। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये सारे बैन जो थे इन चीजों पर से हटा लिए गए। लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन बना सकते थे, जगह जगह इकट्ठे होकर बात कर सकते थे। ये सारी चीजों से अब लोगों को छूट मिल गई। ठीक,
Soviets were created everywhere on the lines on the Petrograd Soviet. Petrograd Soviet बनी थी, आपने देखा था अभी पहले, तो उसी की तर्ज पर बहुत सारी सोवियट्स जो थी वो क्रिएट की जाने लगी. In April 1917 the Bolshevik leader Vladimir Lenin returned to Russia from his exile. ठीक है, बोल्शेविक एक्साइल लीडर व्लादिमीर लेनिन जो थे वो अप्रैल में रशिया से आ गए. ठीक है, कहाँ गए? पेट्रोग्राड आ गए. जो लेनिन थे वो इधर उधर अपना घूमते रहते थे, अलग अलग जगहों से वो क्या करते थे? स्ट्रेटेजीज बनाते रहते थे. लोगों को लगा वो वहां गए लेकिन वो दूसरी जगह के लिए स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, तो वो अपना इधर उधर घूमते घूमते स्ट्रेटेजीज जो थे वो बना रहते थे. उनकी स्ट्रेटेजीज का लोगों को पता नहीं लगता था. 1914 में जब वॉर स्टार्ट हुआ था तभी लेनिन ने कहा था वॉर को बंद करने के लिए. अब जब लेनिन वापस आ गए तो इन्होंने डिमांड रखी कि वॉर को बंद कर दिया जाए. पहली डिमांड थी वॉर बंद किया जाए. दूसरी डिमांड उनकी थी कि जो लैंड्स हैं उन्हें पीजेंट्स में बांट दिया जाए. थर्ड उनकी डिमांड थी कि जो बैंक वगैरह हैं उन्हें नेशनलाइज कर दिया जाए. ये 3 डिमांड उन्होंने रखा, जिसे कि लेनिन की थीसिस के नाम से जानते हैं, अप्रैल थीसिस, क्योंकि लेनिन जो थे वो अप्रैल में आए और उन्होंने इस टाइम में ये डिमांड रखी जो उनकी 3 डिमांड थी, तो इसे अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं. तो अप्रैल थीसिस किसकी थी या फिर कब आई थी, तो ये चीज आपको याद रहेगा कि अप्रैल थीसिस किसकी थी? लेनिन की थी. ठीक है, तो उसमें उनकी थीसिस में ये डिमांड रखी गई. जब लेनिन ने ये डिमांड रखी तो बोल्शेविक लीडर्स बहुत सारे थे, उन्हें ये चीज थोड़ी अटपटी लगी कि तुरंत ही चीजों को सोशलाइजेशन कर देना वो सही नहीं है, क्योंकि अभी 2 मार्च को जार ने गद्दी छोड़ी थी, उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, अभी 1 मंथ ही तो हुए थे, अप्रैल की बात है, तो लोगों को लगा इतने जल्दी चीजें नहीं चेंज हो जानी चाहिए. लेकिन उनकी ये सोच जो थी वो चेंज हो गई, क्योंकि मूवमेंट जो था वो और ज्यादा तेज हो गया. अप्रैल मई तक मूवमेंट जो था वो तेज हो गया. जो फैक्ट्री वर्कर्स थे उनका विरोध काफी बढ़ गया, जो पीजेंट्स थे उनका विरोध काफी बढ़ गया. पीजेंट्स जो थे ये सब बातें सुनकर उन्होंने बहुत सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया. जुलाई टू सितंबर के बीच में पीजेंट्स ने बहुत सारी लैंड पर कब्जा कर लिया, और जो वर्कर्स थे वो अपने ओनर्स, फैक्ट्री ओनर्स के खिलाफ वो लोग भी अपनी आवाज उठाने लगे कि काम के जो वर्किंग आवर्स हैं वो फिक्स किए जाएं, हमारी सैलरी जो है वो सही से दी जाए. तो ये सारी चीजें क्या, ये सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं. ऐसे में जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसे लगा वो कमजोर पड़ रही है, तो उसने क्या किया, इन्हें जो मूवमेंट्स कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उन्हें कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बोला कि इन्हें अरेस्ट भी किया जाए. कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जो लीडर्स थे उन्हें अरेस्ट भी किया गया. जो स्ट्राइक लीडर्स जो थे, स्ट्राइकर्स के जो लीडर्स थे उन्हें अरेस्ट भी किया गया, और इसी चक्कर में बहुत सारे बोल्शेविक लीडर्स जो थे वो उन्हें इधर से उधर छुपना पड़ा. पहले तो वो इनका साथ दे रहे थे, लेकिन जब अरेस्ट किया जाने लगा तो वो इधर उधर छिपने लगे. फिर आगे हम क्या देखते हैं, द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द बोल्शेविक का इन्फ्लुएंस क्या था, वो बढ़ रहा था, और जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसका इन्फ्लुएंस कम हो रहा था. उसी से डर के गवर्नमेंट ने ये सारे आदेश दिए कि उन्हें कंट्रोल किया जाए, अरेस्ट किया जाए, ये सारी चीजें कही गई. बोल्शेविक रिप्रेजेंट बाय द गवर्नमेंट के द्वारा बोल्शेविक जो थे उन्हें भी रिप्रेजेंट किया गया, उनका भी दमन किया गया. और आगे हम देखते हैं कि इस आगे तक जो मूवमेंट था वो और ज्यादा तेज हो गया. गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट की चीजों से लोग और ज्यादा नाराज हो रहे हैं, मूवमेंट और ज्यादा तेज हो गया. जुलाई टू सितंबर में बहुत सारे किसानों ने बहुत सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया. तो ये हमने देखा कि फरवरी इवेंट जो था वो रेवोल्यूशन इवेंट जो था वो कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, फिर इवेंट का क्या इफेक्ट पड़ा. जो चीजें बैन थी वो हटा दी गई कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकती, वो हटाया. लेनिन आ गए, लेनिन ने डिमांड रखी, डिमांड पे लोग जो थे वो और साथ में आए. बोल्शेविक लीडर्स जो पहले साथ नहीं थे वो भी साथ में आ गए उनकी इस डिमांड को मानते हुए, और गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, इन सबको कंट्रोल करने की कोशिश की गई. ठीक है, अब यहाँ पर रेवोल्यूशन तेज हो रहा है और गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें दबाने की कोशिश हो रही है. अब आगे उसका भी कुछ परिणाम आएगा. ठीक है, उसका भी कुछ रिजल्ट आएगा. तो उसी का रिजल्ट फिर आगे हमें क्या दिखता है, अक्टूबर रेवोल्यूशन, जिसे हम आगे देखेंगे. चलिए बच्चों देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट. पहले हमने क्या देखा, पहले हमने देखा फरवरी रेवोल्यूशन का इवेंट देखा और इफेक्ट देखा कि किस तरीके से घटनाएं जो थी रेवोल्यूशन की वो घटी,
किस तरीके से चीजें हुई, फिर आगे उसका इफेक्ट क्या आया। अब हम देखेंगे वो सारी चीजें वहीं पर शांत नहीं हो गई। उसके बाद आता है अक्टूबर रेवोल्यूशन। सितंबर तक देखे कि लोगों में विद्रोह जो था वो चल रहा था, गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक्स जो थे उनमें काफी कॉन्फ्लिक्ट्स थे। ठीक, अब आगे हम देखेंगे अक्टूबर रेवोल्यूशन इवेंट्स, फिर उसके बाद उस इफेक्ट। तो पहले बात करेंगे हम इवेंट्स की। The Bolsheviks in the army and factory Soviets gathered। तो क्या हुआ कि काफी कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे वो बढ़ गए थे, गवर्नमेंट की पावर जो थी वो कम हो रही थी और जो बोल्शेविक्स थे उनकी पावर बढ़ रही थी। ऐसे में लेनिन को क्या लगा, इसी दौरान लेनिन को लगा कि गवर्नमेंट जो है वो तानाशाही कर रही है, अपनी तानाशाही लोगों पे ना थोप दे। इसलिए इन्होंने क्या किया, लेनिन ने क्या किया, देखिए यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे कि लेनिन जो है वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करके अपनी जो बातें हैं वो बता रहे हैं। ठीक है, बातें हो रही। द बोल्शेविक इन द आर्मी एंड फैक्ट्री सोवियट्स गैदर्ड। आर्मी एंड फैक्ट्री सोवियट्स, ठीक है, आर्मी एंड फैक्ट्री सोवियट्स में जो बोल्शेविक्स थे वो सभी इकट्ठा हुए। लेनिन ने सबसे बातचीत की और फिर आगे की योजना पूरी बनाई, आगे की प्लानिंग पूरी हुई कि हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग कब्जे में ले लेंगे। ठीक है, वहां पर बातचीत हुई, जो सोवियट्स थे, बोल्शेविक्स थे, उन सभी के साथ में बातचीत हुई कि अब ये सारी चीजें जो है वो हम लोग पावर जो है सारी वो हम अपने कब्जे में ले लेंगे। तो जो सोवियट्स थे, जो बोल्शेविक थे, वो सभी लेनिन की बात से रेडी हो गए कि हाँ हम लोग ऐसा करेंगे। बातचीत हो गई। अब ये ऐसा तो है नहीं कि जाएंगे गवर्नमेंट के पास और सत्ता मांगेंगे, सत्ता उनको मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि वो गए और उन्होंने पावर छीन ली या फिर पावर मांगी और उसके लिए क्या होगा, प्लानिंग होगी, विद्रोह होगा, विद्रोह में जो आगे बढ़ेगा उसी के पास पावर आएगी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर प्लानिंग हो गई, लेकिन डेट तब तक नहीं फिक्स हुई कि किस डेट को जाकर किस डेट से रेबल जो है वो स्टार्ट करना है। और अचानक से 24 अक्टूबर को, हमने देखा सितंबर तक क्या था, लड़ाइयां चल रही थी। 24 अक्टूबर को क्या हुआ, उसके पहले मीटिंग्स हुई। 24 अक्टूबर को विद्रोह जो था वो स्टार्ट हो गया। इसी दौरान जो प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की थे, उन्हें लगा कि इस विद्रोह को दबाना होगा, इसके लिए वो सेना इकट्ठा करने दूसरी जगह पर चले गए कि दूसरी जगहों से वो सेना जो है वो इकट्ठा करें, क्योंकि उन्हें पता है कि विद्रोह जो है वो अब तेजी से बढ़ेगा और बोल्शेविक्स की पावर वैसे ही बढ़ रही थी, तो इसलिए वो चले गए। अब उनके जो कुछ आर्मी वाले थे, उन्होंने क्या किया, पता है कि बोल्शेविक ये काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, विद्रोह जो है वो बोल्शेविक्स करवा रहे हैं, तो उन्होंने बोल्शेविक्स के जो ऑफिसेस थे, न्यूज़पेपर ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस, टेलीफोन ऑफिस, उस पर उन्होंने क्या किया, कब्जा करवा दिया। ठीक है, उसे उन्होंने कंट्रोल में लेने को बोल दिया। तो आर्मी गई, उन्होंने उन ऑफिसेस को कंट्रोल में ले लिया। अब बोल्शेविक्स जब देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके ऑफिसेस पर कंट्रोल किया है, उसे अपने कब्जे में ले लिया है, तो बोल्शेविक वैसे ही पावरफुल हो रहे थे, तो वो शांति से तो बैठेंगे नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टीज थी उस पर कब्जा कर लिया। वो भी गए विंटर पैलेस पर, उन्होंने अपने वर्शिप के द्वारा क्या किया, अपने युद्धपोतों के द्वारा बमबारी शुरू करवा दी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले क्या हुआ, बोल्शेविक जो थे वो इकट्ठा हुए, लेनिन के साथ बातचीत हुई, विद्रोह हुआ, द फॉर्मेशन ऑफ अ मिलिट्री रेवोल्यूशन फ्रॉम द साइड ऑफ द सोवियट्स की तरफ से मिलिट्री फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद स्टार्ट ऑफ रेबेलियन, रेबेल जो था वो स्टार्ट हो गया, दोनों की तरफ से कार्रवाई की गई कि वो उनकी चीजों पर कब्जा कर लिया, उन्होंने उनकी चीजों पर कब्जा कर लिया। अटैक बाय वर्शिप, तो बोल्शेविक्स के द्वारा जो युद्धपोत थे, वर्शिप्स थे, उनके द्वारा अटैक किया गया गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पर, और जो विंटर पैलेस था उस पर अटैक किया गया। इस अटैक में काफी नुकसान भी हुआ और इसी दौरान क्या हुआ, जो गवर्नमेंट के बहुत सारे लीडर्स थे, क्योंकि अब उन्हें अपनी हार दिखाई देने लगी, अब गवर्नमेंट के जो लीडर्स थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि बस उन कुछ लीडर्स ने सरेंडर कर दिया और फिर सत्ता हाथ में आ गई, नहीं, आगे दोनों तरफ से काफी ज्यादा लड़ाइयां जो थी वो चलती रही, बमबारी चलती रही। और उसके बाद हम देखते हैं ऑल रशियन सोवियत कांग्रेस मीटिंग इन पेट्रोग्राड में ऑल रशियन कांग्रेस के साथ मीटिंग हुई, जिसमें कि लोगों ने बोल्शेविकों के द्वारा करी गई कार्रवाई को सही ठहराया और फिर बोल्शेविकों को बोल दिया गया कि हाँ, अब आप अपने हाथ में सत्ता ले सकते हैं। तो अब
पहले क्या था, ये चीजें इसी के लिए शुरू हुई थी। बोल्शेविकों को कांग्रेस, जो ऑल रशियन सोवियत कांग्रेस थी, उसकी तरफ से भी मंजूरी मिल गई कि सत्ता अब अपने हाथ में ले सकते हैं वो। तो हम देखते हैं दिसंबर तक क्या होता है, जो बोल्शेविक्स थे उनके हाथ में मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया जो था पूरा, वो उनके हाथ में आ गया। मतलब सत्ता जो थी वो अब उनके हाथ में आ गई। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ द अक्टूबर रेवोल्यूशन। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था इवेंट ऑफ द अक्टूबर रेवोल्यूशन, ठीक है, कि अक्टूबर रेवोल्यूशन जो है वो किस तरह से हुआ। अब जो अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ उसका क्या इफेक्ट होगा आगे हमें वो देखना है, क्योंकि रेवोल्यूशन हुआ, जो बोल्शेविक्स थे उनके हाथ में सत्ता आ गई, बोल्शेविक्स के हाथ में सत्ता आ गई। तो अब जो बोल्शेविक्स ने वादे किए थे या डिमांड की थी, अब वो आगे उन चीजों को पूरा करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, जिसे हमने देखा था लेनिन की अप्रैल थीसिस, जिसमें कि लेनिन ने डिमांड की थी कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो हैं, जैसे कि बैंक वगैरह हैं, उन्हें नेशनलाइज्ड कर दिया जाए। कुछ सोशल प्रॉपर्टीज जो हैं, कुछ लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो है उसका सोशलाइजेशन हो जाए, वो लोगों में बांट दी जाए, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने अपनी पार्टी के नाम को भी चेंज करने की बातें की थी। तो जो जो चीजें उन्होंने की थी, अब वो उन चीजों को पूरा करते हुए दिखेंगे, क्योंकि पावर जो है वो बोल्शेविक्स के हाथ में आ गई। तो नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज, जैसे बैंक वगैरह थे जिसके लिए डिमांड हुई थी, तो उसका उन्होंने नेशनलाइजेशन कर दिया, ठीक। सोशलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टीज का सोशलाइजेशन कर दिया, जैसे कि उन्होंने बोला था कि जो लैंड है वो पीजेंट्स को दे दी जाए, तो लैंड जो थी वो पीजेंट्स में बांट दी गई। इसके अलावा जो लोगों के घर थे, बहुत जिनके पास बहुत बड़े बड़े घर हैं, तो जितने लोग हैं, जितने मेंबर्स हैं, उनके रहने के हिसाब से उस घर का पोर्शन देके बाकी पोर्शन वो दूसरों को दे दिया गया, कि वो दूसरे लोग भी उसमें रह सके, दूसरों को भी जगह मिल सके। तो इस तरह लोगों की जो प्रॉपर्टीज थी उसका सोशलाइजेशन होने लगा, कि जमीन जो थी, लैंड जो थी, वो पीजेंट्स में बांट दी गई। घर जो था तो रहने लायक पोर्शन दे के जिसका घर है उसे, और बाकी पोर्शन में दूसरों को रहने की व्यवस्था कर दी गई। बैन ऑफ द यूज ऑफ द टाइटल, लोग अपने टाइटल, अपने नाम के आगे जो टाइटल्स यूज करते थे उसे बैन कर दिया गया, क्योंकि ये लोगों में फर्क को शो करता था, तो उसे उन्होंने बैन कर दिया। इसके अलावा उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी चेंज करने की बात की थी, तो उसे भी उन्होंने चेंज कर दिया, बोल्शेविक से उसे कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दे दिया गया। फिर आगे उन्होंने क्या किया, यूनिफॉर्म भी चेंज कर दी, क्योंकि अब क्या था, बोल्शेविक्स के द्वारा बहुत सारे बदलाव किए जा रहे थे। अब ये बदलाव जो थे वो शो भी होने चाहिए कि हाँ ये बदलाव हुए हैं, तो उसे शो करने के लिए क्या किया, उन्होंने यूनिफॉर्म जो थी वो भी चेंज कर दी लोगों की, कि पता चले कि हाँ बदलाव हुए हैं। तो यूनिफॉर्म, वो बदलाव जो थे, वो चेंजेस जो थे वो दिखेंगे। तो इस तरह से उन्होंने जो सोवियत कैप जो थी, मतलब उन्होंने कैप भी जो लोगों के लिए निर्धारित कर दी कि इस तरह की कैप जो है आर्मी वाले लोग पहनेंगे, तो उससे क्या है, चेंजेस दिखेंगे। तो उस तरह कैप का उन्होंने यूनिफॉर्म जो थी वो चेंज कर दी गई। फिर बोल्शेविक कंडक्ट इलेक्शन, अब ये सारी चीजें हो रही थी। अब बोल्शेविक्स को लगा कि ठीक है, अब हम सत्ता में आ गए, लोगों ने हमारा साथ दिया, और सोवियत कांग्रेस जो थी उन्होंने साथ दिया, और जो सोवियट्स हैं, वो पेट्रोग्राड सोवियट्स हैं, उन्होंने साथ दिया। तो अब सत्ता जब हमारे हाथ में है, तो उन्होंने सोचा अब इलेक्शन करा जाए। उन्होंने इलेक्शन करा दिए। इलेक्शन कराने के बाद क्या हुआ, मेजॉरिटी में उन्हें वोट नहीं मिले। इलेक्शन तो हो गया, उन्हें लगा था सत्ता उनके हाथ में है और वोटिंग जो होगी वो उनके फेवर में होगी, लेकिन यहाँ पर वोटिंग जो थी वो उनके फेवर में नहीं, मेजॉरिटी उन्हें नहीं मिली। तो ऐसे में क्या हुआ कि, लेकिन लेनिन ने बोल दिया कि हमें वोट नहीं मिला इस वजह से क्योंकि ये अचानक से असेंबली बनाई गई थी, और उन्होंने जाके फिर जो जर्मनी थी उससे ट्रीटी कर ली। लोगों का मन नहीं था, जो उनकी पार्टी बोल्शेविक्स ही थे, वो नहीं चाहते थे, उन अदर जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे वो सभी नहीं चाहते थे, लेकिन उनके खिलाफ जाकर बोल्शेविक ने क्या किया, जर्मनी के साथ ट्रीटी कर ली। और फिर उन्होंने बोला कि अब उन्होंने क्या किया, असेंबली को बर्खास्त कर दिया, क्योंकि वो इलेक्शन हार गए थे। उन्होंने असेंबली को बर्खास्त कर दिया कि अचानक से बनाई गई असेंबली थी, और इसलिए क्या हुआ कि हमें वोट नहीं मिले। उन्होंने उस असेंबली को डिसमिस कर दिया। अब उन्होंने बोला कि उन्होंने देखा कि ऑल रशियन सोवियत कांग्रेस जो है वो ज्यादा पावरफुल है, तो और सामने क्या है, सामने दिख रहा है कि जो असेंबली का इलेक्शन होना है उसके लिए सिर्फ एक ही पार्टी जो है, ऑल रशियन सोवियत कांग्रेस के लिए सिर्फ एक ही पार्टी जो है वो आके इलेक्शन लड़ सकती है, इसलिए उन्होंने आगे आकर इलेक्शन किए। फिर वहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो थे, बहुत सारे आर्टिस्ट थे, राइटर थे,
वो सभी इनके फेवर में थे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए लेनिन या कह सकते हैं बोल्शेविक्स के द्वारा, जो कि अब कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से आ गई थी। तो इन्होंने काफी सारे चेंजेस लाए थे, तो इस वजह से बहुत सारे लोग इनके सपोर्ट में थे। लेकिन इनके द्वारा बहुत सारी चीजें थोपी जा रही थी लोगों पे, तो बहुत सारे जो यंगस्टर्स थे वो इनके खिलाफ भी थे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि उसका इफेक्ट क्या हुआ, अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ, उसका इफेक्ट क्या हुआ, सत्ता जो थी वो बोल्शेविक्स के हाथ में आ गई। बोल्शेविक्स ने जो डिमांड की थी लोगों से, वो सारी डिमांड जो थी वो उन्होंने पूरी की, लेकिन उसी के साथ ही साथ वो अपनी तानाशाही भी थोप रहे थे, जिससे कि बहुत सारे लोगों का मन जो था वो उनसे उखड़ने लगा। पीपल डिसइल्यूशन्ड विद द पार्टी, बहुत सारे लोग जो थे उनका मोहभंग होने लगा पार्टी के साथ। तो ये हो गया। अब हमने देख लिया कि किस तरह से अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ, फिर उसके क्या इफेक्ट्स हुए। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, व्हाट वर द मेन चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द बोल्शेविक्स इमीडिएटली आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन। आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन इमीडिएटली कौन से चेंजेस किए बोल्शेविक्स ने? तो कौन से किए? सबसे पहली चीज की, बोल्शेविक्स जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अपोज थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी जैसे बैंक वगैरह थे उन्हें नेशनलाइज्ड कर दिया। ठीक है, अब वो नेशनलाइज्ड हो गए, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहे। फिर उसके बाद का चेंज हम क्या देखते हैं, उसके बाद उन्होंने जो लैंड थी वो क्या किया, लैंड को उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी की जगह सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। अब बाकी लोगों का भी कब्जा उन लैंड्स पे हो गया, जो पहले किसी पर्सन के पास रही होगी, किसी पीजन के पास, रिच पीजन के पास। तो उसके बाद जब डिक्लेयर कर दिया कि ये तो सोशल प्रॉपर्टी, तो बाकी लोग भी आके उस पर अपना कब्जा करने लगे। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, जो चेंजेस हुए उसमें इन्होंने सिटीज में जो बड़े घर थे उसे, जो इनका घर था उन्हें रहने लायक जो जगह थी, जितना पोर्शन था वो दे दिया, बाकी पोर्शन उन्होंने दूसरों के लिए खोल दिया कि वहां पर दूसरे लोग जो बेसहारा हैं, गरीब हैं, वो लोग वहां पर जाकर रह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, चेंजेस जो है वो एक के बाद एक करते जा रहे हैं, और इसी में टाइटल ऑफ ऑटोक्रेसी जो था उसे इन्होंने बैन कर दिया। ठीक है, जो लोग नोबेल ग्रुप से आते थे लोग, जो उनका टाइटल होता था उसे उन्होंने बैन कर दिया कि इन्हें प्रेफरेंस जैसे जो मिलती है वो सारी चीजें बैन कर दी जाए। और इन्होंने क्या किया फिर आगे, जो इनका बोल्शेविक पार्टी थी, बोल्शेविक पार्टी जो थी उसका नाम भी इन्होंने चेंज कर दिया। चेंज करके इन्होंने रखा नाम पार्टी का रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। और इसी दौरान इन्होंने क्या किया, कंडक्ट किया पार्लियामेंट असेंबली के लिए इलेक्शन, जिसमें कि इनकी हार हुई। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पर तो हार गए क्योंकि इन्हें मेजॉरिटी मिली नहीं, यहाँ पर हार गए। इसके बाद इन्होंने जर्मनी से हाथ मिला लिया, जो भी पॉलिटिकल एसोसिएट्स थे उनकी मर्जी के बिना इन्होंने क्या किया, जर्मनी से हाथ मिला लिया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हम देखते हैं कि जर्मनी से हाथ मिलाने के बाद फिर आगे जाकर इनकी पावर फिर से थोड़ी बढ़ती है, लेकिन एक टाइम के बाद लोग इन्हें नापसंद करने लगते हैं। तो चेंजेस हमने देख लिए क्या क्या हुए, कि इन्होंने जो प्रॉपर्टी थी उसे नेशनलाइज्ड कर दिया। ठीक है, नेशनलाइज्ड कर दिया प्रॉपर्टीज को, लोगों की जो बाकी प्रॉपर्टी थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, उसे सोशल प्रॉपर्टी में चेंज कर दिया, घरों में औरों के रहने की जगह कर दी, यहाँ तक कि अपनी जो पार्टी थी उसका भी नाम चेंज कर दिया। इस तरह हम देखते हैं कि इस तरह हम देखते हैं कि जो अक्टूबर रेवोल्यूशन था उसके बाद कौन से चेंजेस हुए। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, राइट अ फ्यू लाइंस टू शो व्हाट यू नो अबाउट। आपके सामने कुछ टॉपिक्स हैं, आपको बताना है, कुछ लाइंस में उन्हें लिखना है कि आप उनके बारे में क्या जानते हो। फर्स्ट है कुलक्स। कुलक्स की बात करें तो कुलक्स जो रिच पीजेंट थे रशिया के, उन्हें कुलक्स कहा गया। रशिया के रिच पीजेंट जो थे उन्हें कुलक्स कहा गया। 1927 to 28 में रशिया में ग्रेन क्राइसिस हुई, और उसी दौरान क्या हुआ कि जो स्टालिन थे उन्हें लगता था कि जो कुलक्स हैं यानी कि रिच पीजेंट हैं वो अपने ग्रेन जो है वो उसे स्टोर करके रखे हैं, जब बाद में उनके रेट बढ़ेंगे तो मुनाफा कमाने के लिए बाद में, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट मिले उसके लिए ये बाद में उसे सेल करेंगे। तो इसके लिए स्टालिन ने क्या किया कि एक रेट फिक्स कर दिया, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर रेट फिक्स कर दिया कि इससे ज़्यादा में कोई उसे बेच नहीं सकता है। लेकिन ये कुलक्स जो थे वो स्टोर करके ही रखे थे ग्रेन को। फिर इन्होंने अपने ऑफिसर्स को भेजा उनसे ग्रेन ज़बरदस्ती खरीदने को, ऐसा ही किया गया। और जो छोटे छोटे फर्म्स थे उन्हें इकट्ठा करके, मतलब छोटे छोटे फर्म्स को एक साथ करके
स्टालिन ने क्या किया कि उन्हें एक लार्ज फर्म का रूप दिया। तो यहाँ अगर हम देखें कुलक्स कौन थे? रशियन पीजेंट थे, रिच रशियन पीजेंट थे, और जो कि स्टोर करके अनाज को रख रहे थे कि जब जो ग्रेन क्राइसिस है उस टाइम में अनाज को स्टोर करके रख रहे थे कि जब रेट बढ़ेंगे तब वो उसे सेल करेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं ड्यूमा की बारी आती है। ड्यूमा क्या था, पहले हम ये जानेंगे। ड्यूमा जार के टाइम में 1905 में उसे इस्टेब्लिश किया गया था ड्यूमा को। और ड्यूमा की बात अगर करें तो वो इलेक्टिव कंसल्टिव पार्लियामेंट थी, जो कंसल्टिव पार्लियामेंट थी, जो कि इलेक्ट की गई थी लोगों के द्वारा कि जार के जो भी काम है तो जार उनसे क्या करेगा, कंसल्ट करेंगे अपने कामों के लिए। लेकिन जार को किसी से कंसल्ट करना पसंद नहीं था। फर्स्ट ड्यूमा उन्होंने 75 डेज में डिसमिस कर दी। सेकेंड ड्यूमा उन्होंने 3 मंथ में डिसमिस कर दी। उसके बाद उन्होंने कई लॉज वगैरह चेंज किए क्योंकि उन्हें किसी से कंसल्ट नहीं करना था। थर्ड ड्यूमा में उन्होंने 2 ड्यूमा उन्होंने भंग कर दी। जो थर्ड ड्यूमा थी बनी, उसमें उन्होंने सारे कंजर्वेटिव लोगों को जगह दी। जो लिबरल्स थे या फिर जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्हें जगह ना देके सिर्फ कंजर्वेटिव लोगों को उसमें जगह दी थर्ड ड्यूमा में। ठीक है, तो आपको ड्यूमा और कुलक्स जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर देखें तो क्या है, वुमेन वर्कर्स बिटवीन 19 एंड 1930। वुमेन वर्कर्स 19 एंड 1930 के बीच में क्या कंडीशन थी? तो अगर हम देखें तो रशिया का जो रेवोल्यूशन था उसमें वुमेन वर्कर जो थी वो पूरी तरह से उन्होंने भाग लिया था। वो क्या करती थी, वो फैक्ट्रीज में भी काम किया करती थी एंड फैमिली को भी देखा करती थी। और फैक्ट्रीज में वुमेन की कंडीशन जो थी वो अच्छी नहीं थी क्योंकि वो काम तो वहां पर करती थी लेकिन उन्हें जो वो फैक्ट्री में काम तो करती थी लेकिन उन्हें जो अमाउंट दिया जाता था वो जो मेल वर्कर्स थे उनसे काफी कम होता था। ठीक है, दे वर पेड लेस वेजेस एंड मेन वुमेन वर्कर्स हैड टू वर्क इन फैक्ट्रीज एज वेल एज टेक केयर ऑफ फैमिली एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो एंड ही वाज इन्वॉल्व्ड in all the affairs of the country. Next हम देखते हैं women workers between 1900 to 1930. 1900 to 1930 जो रशिया का जो फ्यूचर बिल्डिंग थी उसमें इन वुमेन का रोल जो था काफी इम्पोर्टेंट था। ये क्या करती थी उस टाइम में, ये फैक्ट्रीज में भी काम करती क्योंकि बाकी लोग जो थे, जो पुरुष थे, मेल जो थे, वो रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो उस टाइम में ये फैक्ट्रीज में भी काम किया करती थी और घर को, फैमिली को और बच्चों की भी केयर किया करती थी। लेकिन जो उन्हें उसके बदले में पेमेंट मिलती थी वो जो मेल वर्कर्स थे उनसे काफी कम मिलती थी। और हम देखते हैं 1900 टू 1930 के दौरान में जो इन फैक्ट्रीज में काम करने वाली लेडीज थी, वुमेन जो थी, उनका क्या था, परसेंटेज जो था वो काफी बढ़ चुका था। 31% तक वुमेन फैक्ट्रीज में काम कर रही थी लेकिन पेमेंट जो थी उन्हें काफी कम मिला करती थी। ठीक है, जो भी कंट्री अफेयर्स थे उन सभी में ये पार्टिसिपेट किया करती थी। नेक्स्ट हम इनकी कंडीशन की बात अगर हम कहें तो बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने सब चीज़ों में पार्टिसिपेट किया। रशिया के फ्यूचर बिल्डिंग में इनका रोल काफ़ी अच्छा था लेकिन फिर भी इन्हें जो वेटेज मिलना चाहिए था, प्रेफरेंस मिलना चाहिए था, वो इन्हें नहीं मिलती थी। और ऐसे ही अगर हम देखें फैक्ट्रीज में काम करने के बदले जो इन्हें पेमेंट मिलती थी वो भी अच्छी नहीं मिलती थी। नेक्स्ट हम देखते हैं द लिबरल्स की बात अगर करें तो लिबरल्स जो थे वो सभी को बराबर समझते थे, सभी रिलीजन्स को वो बराबर समझते थे। लेकिन अगर हम देखें देवर अगेंस्ट डायनेस्टी बेस्ड गवर्नमेंट के वो अगेंस्ट थे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के वो फेवर में थे। लेकिन इनका मानना था कि जो वोटिंग होती है, वोटिंग के लिए वो मानते थे कि जो रिच फैमिलीज हैं बस वही वोटिंग कर सकती हैं और उसके अलावा लेडीज जो हैं वो भी वोटिंग नहीं कर सकती, यानी कि पुअर एंड लेडीज जो हैं वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं। ही वॉज इन फेवर ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, जो भी लोगों के अधिकार थे, राइट्स थे, उसके ये फेवर में थे कि जिसके जो राइट्स हैं वो उन्हें मिलने चाहिए। ही वॉज इन फेवर ऑफ द एन इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बट ही वॉज नॉट अ डेमोक्रेट। ठीक है, तो वो फेवर में किसके थे, पार्लियामेंट गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फेवर में वो चाहते थे इलेक्ट होके गवर्नमेंट आए, डायनेस्टिक गवर्नमेंट नहीं, वो चाहते थे इलेक्ट होके गवर्नमेंट आए, लेकिन पूरी तरह से डेमोक्रेट के वो
फेवर में नहीं थे। इसी वजह से जो रिच लोग थे बस उन्हें ही वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, राइट मिलना चाहिए, और जो पुअर एंड वुमेन हैं उन्हें वोटिंग का राइट नहीं मिलना चाहिए, इसके वो फेवर में थे। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम अगर हम देखें तो 1927 टू 28 में हम देखते हैं कि क्या हुआ उस टाइम में, ग्रेन क्राइसिस हुई, सूखा पड़ गया, ग्रेन क्राइसिस हुई। इस टाइम में स्टालिन को लगा कि जो इसके कई रीजंस हैं, उन्होंने कुलक्स वाला रीजन दिया कि लोग स्टोर करके रख रहे हैं इसकी वजह से। इसके अलावा स्टालिन का मानना था कि जो फर्म्स हैं वो छोटी छोटी हैं, छोटी फर्म्स हैं, इस वजह से अनाज जो है वो अच्छा नहीं हो रहा है। तो इसलिए स्टालिन ने क्या किया कि फर्म को, छोटी छोटी फर्म्स को मिलाकर लार्ज फर्म का रूप दे दिया, कि लगा उन्हें कि इस तरह से जो खेती है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से की जा सकेगी। लेकिन रिजल्ट जो था इसके उल्टे आया कि इससे भी जो कंडीशन थी वो सुधरी नहीं बल्कि और बिगड़ गई। तो यहाँ पर अगर हम देखें स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम बिगन इन 1929 1928 टू 1927 टू 28 में ग्रेन क्राइसिस हुई। अब उस पे आगे प्रोसेस चल रहा था। फिर आगे 29 में इन्होंने क्या आदेश दिया, कौन सा प्रोग्राम चलाया, कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम चलाया, जिसमें कि जो छोटी फर्म्स हैं उन्हें इकट्ठा करके लार्ज फर्म का रूप दिया जाए, जिससे कि खेती अच्छे से हो और अनाज जो है वो ज़्यादा उपजाया जा सके। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।